हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ ग्रीन्स फंक्शन टॉपिक। अभी तक ग्रीन्स फंक्शन टॉपिक पे 2 लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेशन करने के स्टैंडर्ड मेथड के बारे में डिस्कस किया गया था एंड सेकेंड लेक्चर में स्टैंडर्ड मेथड के रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल डिस्कस किया गया था जिसमें हमने ग्रीन्स फंक्शन स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया था। ना अगर आप लेक्चर 2 देखते हैं उससे आपको पता चलेगा ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट करने का जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आसान तो है लेकिन वो एक लेंदी टेक्निक है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव मेथड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? द आंसर इज यस, ऑल्टरनेटिव मेथड एग्जिस्ट करता है जिसको यूज करके हम आसानी से ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम 2 ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको यूज करके आप ग्रीन्स फंक्शन बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप टाइम भी सेव कर पाएंगे। ठीक है, सो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। ये लेक्चर शुरू करते हैं। सो हाउ टू फाइंड ग्रीन्स फंक्शन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम यहां पे 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड, यूज ऑफ द कंटिन्यूटी कंडीशन satisfied by Green's function and discontinuity condition satisfied by first order partial derivative of Green's function। लेक्चर 1 में ये डिस्कस किया गया था ग्रीन्स फंक्शन x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस है एंड ग्रीन्स फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है। इन 2 कंडीशंस का यूज करके भी हम ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड मेथड, यूज ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन एंड रॉन्स्कियन। क्वेश्चन में जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है उनका यूज करके एंड रॉन्स्कियन का यूज करके हम ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसको हम फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड दोनों से ही 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आपको जो मेथड आसान लगता है आप उस मेथड को यूज करके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इट्स टोटली अप टू यू। जो मेथड आपको आसान लगे एग्जामिनेशन में वही मेथड यूज कीजिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम है ये। रीड द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx2 इक्वल टू r ऑफ x। r ऑफ x फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, विद द बाउंड्री कंडीशंस y at x इक्वल टू 0 एंड y डैश at x इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। तो एक नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, 2 बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और क्वेश्चन है द ग्रीन्स फंक्शन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिस ग्रीन्स फंक्शन का रिक्वायरमेंट है वो ग्रीन्स फंक्शन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों से सॉल्व करेंगे, बट कोई भी मेथड अप्लाई करने के पहले यह डिसाइड करना जरूरी है क्वेश्चन में x का डोमेन क्या है। x का जो डोमेन है उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। जैसे हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बताया था, x का जो डोमेन है उसका अपर और लोअर लिमिट कौन डिसाइड करता है? गिवन बाउंड्री कंडीशंस। जो गिवन बाउंड्री कंडीशंस है वो x के डोमेन का अपर और लोअर लिमिट डिसाइड करता है। तो अब देखिए, पहला बाउंड्री कंडीशन है y at x इक्वल टू 0 एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है y डैश at x इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x के डोमेन का लोअर लिमिट कैपिटल A विल बी इक्वल टू 0 एंड अपर लिमिट कैपिटल B विल बी इक्वल टू 1। तो कोई भी मेथड अप्लाई करने के पहले
ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, मेथड 1 का यूज करके ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। मेथड 1 में ग्रीन्स फंक्शन के दो प्रॉपर्टीज यूज किए जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रीन्स फंक्शन x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एंड सेकंड प्रॉपर्टी ग्रीन्स फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ग्रीन्स फंक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, ग्रीन्स फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे ग्रीन्स फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एंड x इक्वल टू a पे ग्रीन्स फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो ऑप्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो करेक्ट आंसर हो सकता है, जो ऑप्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो हम ऑप्शंस वन बाय वन चेक करेंगे। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में ग्रीन्स फंक्शन ये गिवन है, तो हम इस ग्रीन्स फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। ये लेक्चर 2 में बताया गया था। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन गिवन फॉर द रीजन x ग्रेटर देन a। x ग्रेटर देन a के लिए जो फंक्शन गिवन है वो हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन गिवन फॉर द रीजन x लेस देन a। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम वो फंक्शन यूज करेंगे जो x लेस देन a रीजन के लिए गिवन है। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए x ग्रेटर देन a ये है, तो प्लस x हम किसके लिए यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, एंड x लेस देन a यहां पे है, तो माइनस x हम कब यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हम प्लस x ये फंक्शन यूज करेंगे, तो ग्रीन्स फंक्शन के बदले प्लस x रिप्लेस किया गया। नाउ x के बदले a रिप्लेस करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस a। सो ग्रीन्स फंक्शन का राइट हैंड लिमिट कितना है, प्लस a फॉर ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन के लिए ग्रीन्स फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है प्लस a। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए माइनस x ये फंक्शन यूज करेंगे, तो देखिए ग्रीन्स फंक्शन के बदले माइनस x रिप्लेस कर दिया गया। नाउ x के बदले a रिप्लेस करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, माइनस a। सो फर्स्ट ऑप्शन के लिए ग्रीन्स फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, माइनस a। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए ग्रीन्स फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। कौन सा प्रॉपर्टी, ग्रीन्स फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी तीन ऑप्शंस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, वैसे अगर आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं तो आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज राइट हैंड लिमिट
एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू डिफरेंट है। वेयर एज ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन सी के लिए भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आएगा। ऑप्शन डी के लिए भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आएगा। सॉरी, ऑप्शन डी के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है। तो इससे हम आसानी से बोल सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो सकता। आइदर ऑप्शन सी करेक्ट होगा और ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। सी या डी में से ही कोई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन्स फंक्शन हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ मैग्नीट्यूड 1/a2 ऑफ a एट द पॉइंट x इक्वल टू a। मतलब डेल जी डेल x इक्वल टू a पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा एंड अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 1/a2 ऑफ a। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ डेल जी डेल x माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ डेल जी डेल x इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। x इक्वल टू a पे डेल जी डेल x डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब x इक्वल टू a पे डेल जी डेल x का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं होगा। इसलिए क्या लिखा गया है, डेल जी डेल x का राइट हैंड लिमिट माइनस डेल जी डेल x का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और यहां पर जो ये a2 कोएफिशिएंट है, a2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ d2y dx2। और क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें d2y dx2 का कोएफिशिएंट कितना था, 1। इसका मतलब ये जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1। सो राइट हैंड लिमिट ऑफ डेल जी डेल x माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ डेल जी डेल x शुड बी इक्वल टू 1। हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऑलरेडी हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दिया है। यहां पे सिर्फ हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक करेंगे। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इन दोनों में कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में ग्रीन्स फंक्शन ये गिवन है। अब यहां पे देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x लेस देन a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। एंड राइट हैंड लिमिट का मतलब है x ग्रेटर देन a, तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए -x ये फंक्शन यूज करेंगे, जैसा हमने पिछले स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया। सो राइट हैंड लिमिट ऑफ डेल जी डेल x एट x इक्वल टू a, तो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है, -x। सो ग्रीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, -x का डेरिवेटिव -1, तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए ये -a यूज करेंगे, तो डेल जी डेल x कितना चलाएगा, 0, बिकॉज माइनस ए इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना हो गया, 0। सो फॉर ऑप्शन सी डेल जी डेल x का राइट हैंड लिमिट कितना है, -1,
और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 0, तो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट -1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, तो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा -1। ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन डी चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए -a यूज करेंगे एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए -x यूज करेंगे। ओके, तो देखिए राइट हैंड लिमिट ऑफ डेल जी डेल एक्स, राइट हैंड लिमिट के लिए -a ये फंक्शन यूज करेंगे, तो डेल जी डेल एक्स कितना चलाएगा 0, बिकॉज यहां पर -a x पे डिपेंड नहीं करता, तो डेरिवेटिव कितना आएगा 0, एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना होगा 0। ओके, सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए -x इस फंक्शन का यूज करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ डेल जी डेल एक्स, सो डेल जी डेल एक्स कितना होगा -1, जो -x है इसका डेरिवेटिव कितना होगा -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आएगा -1। तो ऑप्शन डी में जो ग्रीन्स फंक्शन है उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का राइट हैंड लिमिट कितना है 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है -1, तो राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर ऑप्शन डी कितना आएगा +1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1। ऑप्शन सी के लिए राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, एंड ऑप्शन डी के लिए राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट +1 है। तो कौन सा ऑप्शन सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी में जो ग्रीन्स फंक्शन गिवन है वो ग्रीन्स फंक्शन करेक्ट ग्रीन्स फंक्शन होगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रीन्स फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और कौन सा ग्रीन्स फंक्शन करेक्ट होगा वो हम पता लगा सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर। नेक्स्ट हम सेकेंड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको यूज करके हम ग्रीन्स फंक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में बाउंड्री कंडीशंस एंड रॉन्स्कियन का यूज किया जाता है। तो सेकेंड मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है, इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of the homogeneous differential equation corresponding to the given non-homogeneous linear differential equation। मतलब क्वेश्चन में जो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। यही फर्स्ट स्टेप है इन मेथड 2। तो देखिए क्या लिखा गया, द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन गिवन था उसके राइट हैंड साइड में 0 रिप्लेस कर दिया गया है। नाउ ये होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रायल सॉल्यूशन अज्यूम किया जाता है। सपोज द ट्रायल सॉल्यूशन इज c(e⁻mx)। नाउ इस ट्रायल सॉल्यूशन को अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं
तो हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा m² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ट्रायल सॉल्यूशन को इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया गया तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा m² इक्वल टू 0। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट्स होंगे 0 and 0। ओके, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। तो रूट्स जब रियल एंड इक्वल होता है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर mx। और इस क्वेश्चन में m का वैल्यू कितना आया है? 0। तो अब देखिए इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन ये आ जाएगा। अब m के बदले 0 रिप्लेस कर दीजिए। So the general solution of equation 1 can be written as y equal to c1 plus c2x। तो इस तरीके से हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेप 2, अप्लाई द गिवन बाउंड्री कंडीशंस ऑन द जनरल सॉल्यूशन टू ऑब्टेन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। मतलब जो जनरल सॉल्यूशन हमें मिला है उस जनरल सॉल्यूशन के ऊपर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमें दो डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे ऑफ इक्वेशन 1। पहले सॉल्यूशन को y1 बोलेंगे और दूसरे सॉल्यूशन को y2 बोलेंगे। सो अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या था? y एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो जनरल सॉल्यूशन ये है, इसमें आप x के बदले 0 रिप्लेस कीजिए। तो c1 प्लस c2 इंटू 0 इक्वल टू कितना है? 0। जो y है उसका वैल्यू भी 0 है। ओके, तो यहां से हम आसानी से पता लगा सकते हैं c1 इज इक्वल टू 0। तो पहला बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हमें क्या पता चल गया? c1 इक्वल टू 0। c1 अगर 0 है तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसका फॉर्म क्या चलाएगा? c2 इंटू x। इसको फर्स्ट सॉल्यूशन बोला गया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू y1 इक्वल टू c2 इंटू x। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग c1 0 था तो इस जनरल सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, वहां से इक्वेशन 1 का सेकेंड सॉल्यूशन पता चल जाएगा। सो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या था? y डैश एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। तो y डैश मतलब पहले इस y का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए c1 प्लस c2x, इसका अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा? 0 प्लस c2। c1 का डेरिवेटिव 0 और c2x का डेरिवेटिव c2 और इक्वल टू कितना होना चाहिए? इक्वल टू 0। यहां पे x रिप्लेस करने का जरूरत ही नहीं है बिकॉज डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद x का डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो हमने y का डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा और डेरिवेटिव का वैल्यू कितना है? 0। सिंप्लीफाई करेंगे सो विल ऑब्टेन c2 इक्वल टू 0। तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग c2 का वैल्यू कितना है? 0। तो c2 अगर 0 है
तो इक्वेशन 1 के जनरल सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं C1, इसको सेकेंड सॉल्यूशन बोला गया। सो द सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y2 इक्वल टू C1। इस तरीके से गिवन बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके हम इक्वेशन 1 के दो डिफरेंट सॉल्यूशंस y1 और y2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये y1 और y2 का मैथमेटिकल फॉर्म ध्यान रखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम y1 और y2 का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप 3। इन स्टेप 3 we will calculate the Wronskian using the two solutions of the homogeneous differential equation। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशंस हैं उनका यूज करके रॉन्स्कियन कैलकुलेट करेंगे। तो रॉन्स्कियन को मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं, यहां पे रॉन्स्कियन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा गया है। फर्स्ट रो में y1 ऑफ a, y2 ऑफ a प्रेजेंट है और सेकेंड रो में y1 डैश ऑफ a और y2 डैश ऑफ a प्रेजेंट है। y1 और y2 क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट और सेकेंड सॉल्यूशन जो हमने लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। फर्स्ट सॉल्यूशन y1 क्या था? y1 इज इक्वल टू C2x and second solution y2 is equal to C1। तो ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन है, इन दोनों का यूज करके हम रॉन्स्कियन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट रो में क्या प्रेजेंट है? y1 एंड y2। तो y1 इज दिस, y2 इज दिस, सिर्फ यहां पे x के बदले a रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। सेकेंड रो में क्या प्रेजेंट है? y1 डैश एट x इक्वल टू a, y2 डैश एट x इक्वल टू a। तो y1 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। y1 इज c2x, डेरिवेटिव कितना आएगा? c2। y2 है c1, तो डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। नाउ इस डिटर्मिनेंट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यह आ जाएगा -c1 c2। इस तरीके से y1 और y2 का वैल्यू यूज करके हम रॉन्स्कियन एट x इक्वल टू a आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। रॉन्स्कियन कितना है? -c1 c2। फाइनली the Green's function can be written as this। For the region capital A to small a, Green's function can be written like this, and for the region small a to capital B, the Green's function can be written like this। ये ग्रीन्स फंक्शन का जनरल फॉर्म है इन दिस टू रीजन्स। ठीक है। इस जनरल फॉर्म में जो y1 और y2 प्रेजेंट है वो क्या है? y1 एंड y2 आर द फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। w ऑफ a क्या है? वैल्यू ऑफ द रॉन्स्कियन एट x इक्वल टू a। और a2 क्या है? a2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ d2y dx2। तो ग्रीन्स फंक्शन को बेसिकली y1, y2, रॉन्स्कियन एंड a2 कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखा गया है। ये जनरल फॉर्म है, आप किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। तो फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रीन्स फंक्शन विल बी दिस। अब देखिए जनरल फॉर्म क्या था? y1 ऑफ x, तो y1 ऑफ x के बदले c2x, y2 एट a,
तो y2 कितना था C1, तो y2 ऑफ a कितना होगा C1। a2 कोएफिशिएंट कितना था 1, a2 मतलब d2y dx2 का कोएफिशिएंट ये 1 था। एंड Wronskian at x equal to a is minus C1 C2। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में देखिए y2 ऑफ x C1, y1 ऑफ a, तो y1 क्या था C2x, x के बदले a रिप्लेस कर दिया गया, a2 कोएफिशिएंट इज 1, Wronskian इज माइनस C1 C2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फॉर द रीजन 0 टू a ग्रीन्स फंक्शन कितना आएगा माइनस एक्स, फॉर द रीजन a टू 1 ग्रीन्स फंक्शन कितना आएगा माइनस a। यहां पे ध्यान रखिएगा x के डोमेन का जो लोअर लिमिट था उसका वैल्यू कितना है 0 और x के डोमेन का जो अपर लिमिट है उसका वैल्यू 1 है। ये कहां से पता चलता है फ्रॉम द गिवन बाउंड्री कंडीशंस। ये ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आप इन दो डिफरेंट रीजन्स के लिए ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द जनरल फॉर्म। सिर्फ हमें क्या पता रहना चाहिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस y1 और y2 पता रहना चाहिए एंड a2 कोएफिशिएंट क्या है यह पता रहना चाहिए एंड Wronskian क्या है यह पता रहना चाहिए। इन सब का यूज करके हम ग्रीन्स फंक्शन आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। सो दिस इज द ग्रीन्स फंक्शन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो हमने यहां पे एक प्रॉब्लम को दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया। पहले मेथड में ग्रीन्स फंक्शन के प्रॉपर्टीज यूज किए गए थे और दूसरे मेथड में बाउंड्री कंडीशन एंड Wronskian का यूज किया गया था। इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज करके आप बड़े ही आसानी से ग्रीन्स फंक्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं और यह कैलकुलेशन स्टैंडर्ड मेथड के कंपैरिजन में लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब इन दोनों मेथड में से जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑन ग्रीन्स फंक्शन। ग्रीन्स फंक्शन टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।